तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। दिवाली होली सब बीत गया, अब चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर फिर से। तो बायोमोलिक्यूल्स का आज छठा लेक्चर हम लोग का होने वाला है। छठे लेक्चर में हम लोगों को यहाँ पर जो है एक स्पेशल टॉपिक से गुजरना पड़ेगा, जिसके बारे में स्टूडेंट लोग बड़ी पूछते रहते हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में बताइए। बहुत बुक में लिखा हुआ तो है, लेकिन उतनी अच्छे से लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। जी हाँ, टॉपिक का नाम तो आपको वहां टाइटल में ही दिख गया होगा। यहाँ पर नाम है म्यूटा रोटेशन, और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को भी समझने वाले हैं अच्छी तरह से। फ्रुक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और हावर्थ जो प्रोजेक्शन होता है उसके बारे में भी लोग सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पर आप सवाल ये है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ बना करके हम क्यों रखे हुए हैं, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि जो बच्चे 6th लेक्चर देखने आए हैं, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि वो 5th लेक्चर जरूर जाके देखें, तभी यहाँ पर 6th लेक्चर आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, जिन्होंने 5th नहीं देखा वो 5th को प्लेलिस्ट से जरूर जाकर के देख ले, फिर जाकर के ही 6th लेक्चर में यहाँ पर आएंगे तो उनको बेनिफिट्स अच्छा खासा हो पाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को तो यहाँ पर पहले पिछले क्लास में आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन वाला दिया गया था, कुछ ऐसा था। फर्स्ट कार्बन में फंक्शन ग्रुप यहाँ पर था, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। सेकेंड कार्बन में OH राइट में, थर्ड पर लेफ्ट में, फिर फोर्थ फिफ्थ में राइट साइड में OH, सिक्स्थ पर CH2OH लगा हुआ है। और इसको हमने साइक्लिक जब बनाया था तो यहां पर से आपको बताया गया था कि 5th कार्बन जो यहां पर है, ये जो 5th कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट करता है, जिसके बाद इसका पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन तरफ जाता है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन पाके निगेटिव होता है, ये कार्बन पॉजिटिव होता है, यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में बन के निकलेगा, तो ये O के पास जाकर अटैच्ड होगा और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग तैयार होता है वो बॉन्डिंग बनता है ऑक्सीजन। कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फिर कार्बन, यहाँ बॉन्डिंग होता है। तो कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन बॉन्डिंग कर दिया गया, यहाँ OH पा करके OH बन गया। अब सब तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये कार्बन जो कार्बन नंबर 1 है, जिसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो सिंपल ही बात है, जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन होते हैं उन्हीं को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि यहीं से इसी कार्बन से डिसीजन होता है कि अल्फा ग्लूकोज कौन सा होगा, बीटा ग्लूकोज कौन सा होगा। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 प्रकार के ग्लूकोज बनने वाले हैं, एक तो बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। पिछले वीडियो में हमने डी और एल के बारे में बतलाया था कि कैपिटल डी यहां पर बस यही रिप्रेजेंट यहां कर रहा है कि ये जो लास्ट का जो सेकेंड कार्बन है उससे OH राइट साइड में है, तो यहां डी लगा हुआ है सब में। ठीक है, यहां पर डी और एल से डेक्स्ट्रो डी वो नहीं जानेंगे हम लोग। और ये अल्फा कब होगा, जब यहां पहले कार्बन से OH ग्रुप राइट साइड में जुड़ा हुआ रहेगा तो वहां पर वो अल्फा डी ग्लूकोज कहलाएगा। और वही यहां पर देखिए गौर से, जब यहां पर यही जो हमारे पास पहला कार्बन है उससे OH लेफ्ट साइड में आके जुड़ जाए तो उसको हम लोग बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। और यहां पर इनका हावर्थ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना सीखा था पिछले क्लास में। अब सवाल ये कि म्यूटा रोटेशन यहां पर जो लिखा हुआ है, ये म्यूटा रोटेशन टॉपिक, इससे क्या मतलब समझते हैं हम लोग। तो आपको तो यहां बताया गया था कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज हो, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, अगर आपने नहीं जाना है अभी तक तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट का पहला लेक्चर जो जगह देख लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पर वहां समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जो कि PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, कितने एंगल से रोटेट करता है ये एंगल भी एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है, बड़ी आसानी से निकल जाता है एक्सपेरिमेंट से। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। सिंपल वे में कहे तो इसमें कायरल कार्बन होते हैं, 4 कायरल कार्बन है, जिसके कारण से यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए गौर से, अब ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, यानी कि दोनों ही PPL, अगर हम यहां पर
पीपीएल के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के हम प्लेन को जो यूनिडायरेक्शनल होता है, इसको अगर हम यहां पर ये कंटेनर ले ली, सपोज कर लो, इस कंटेनर में हम अल्फा डी ग्लूकोज रख दिए, इस कंटेनर में हम अल्फा डी ग्लूकोज रख दिए। चूंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो जब ये पीपीएल पास करेगा यहां से, जब ये पीपीएल यहां से गुजरेगा, तो ये पीपीएल के एंगल में डेविएशन होगा। अब डेविएशन होगा तो यहां पर ये एंगल जो है कुछ ना कुछ एंगल से ये रोटेट कर जाएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल से पिछले वाले वैल्यू के तुलना में, पिछले में जो यहाँ पर ये अगर इसको नॉर्मल एंगल मान लेते हैं, ये 0 डिग्री अगर मान लो इसको है, नॉर्मल है, तो यहां से कुछ ना कुछ ये रोटेट करता है, क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लीवो होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने यहां पर जो पहले ही सिंपल बताते हैं कि ये जो हम लोग स्ट्रक्चर लिए हुए थे, ये लिए हुए थे प्लस डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये लिए हुए हैं, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि एंगल जो यहां पर डेविएशन होने वाला है वो क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज में जब यहां रोटेशन होता है तो वहां पर हम लोग रोटेशन के एंगल में प्लस साइन लगाते हैं। मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री से अगर रोटेट हो जाता है एंगल, तो वहां लिखेंगे डेविएशन हुआ है प्लस 10 डिग्री का, और वही 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चले जाए, रोटेट हो जाए, तो वहां लिखेंगे डेविएशन इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, ये सिंबल की बात बतला रहे हैं। अब देखिए यहां पर, तो अगर अल्फा डी ग्लूकोज से पास करे तो भी यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कुछ ना कुछ एंगल से। सपोज यहां θ1 एंगल ले लेते हैं, और प्यारे बच्चों ये θ1 एंगल का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, और ये एक्सपेरिमेंटल लगभग 112 डिग्री 112.2 डिग्री के आसपास ये एंगल होता है। आसपास नहीं, एक्यूरेट हम बता रहे हैं यहां पर, यही एक्यूरेसी अर्थ में जब अल्फा डी ग्लूकोज से जब पीपीएल पास करवाते हैं तो ये 112.2 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस साइन मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, याद नहीं करना आपको, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से आसानी से करके लिख दिया गया। और वही जब हम लोग यहां पर बीटा डी ग्लूकोज से पीपीएल को पास कराते हैं, इसमें मान लीजिए बीटा डी ग्लूकोज यहां पर रख देते हैं इस कंटेनर में, तब इससे जब पीपीएल पास करवाया गया तो ये इसमें जो रोटेशन हुआ यहां पर, यहां जो रोटेशन हुआ है, सपोज ये θ2 डिग्री है, तो θ2 डिग्री का मान आया प्लस 18.7 डिग्री के आसपास में। कितना आया? प्लस 18.7 डिग्री के आसपास में यहां पर आया। तो जरा सोचो यहां पर कि अल्फा डी ग्लूकोज अगर हमारे कंटेनर में है तो पीपीएल 112 डिग्री रोटेट कर रहा है, पॉइंट को भूल रहे हैं फिलहाल, छोड़ देते हैं। तो प्लस अगर यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज को लेके जा रहे हैं, अगर हम पीपीएल उससे पास करवाते हैं तो वो 112 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि अगर बीटा डी ग्लूकोज से पीपीएल पास करवाते हैं तो मात्र वो 18 डिग्री ही केवल क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर पाता है पीपीएल को। तो यहां पर क्या देख रहे हो, हमारे पास अगर अल्फा डी ग्लूकोज है सिस्टम में, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है, तो वो 112.2 डिग्री रोटेट करेगा पीपीएल को। अगर हमारे कंटेनर में बीटा डी ग्लूकोज है तो वो मात्र 18.7 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। जरा सोचो, एक बात और यहां बतलाए थे कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब यहां रिवर्सिबल होते हैं, इनमें यहां पर चेंजेस आते रहता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है और वो इसमें कन्वर्ट होते रहता है। और ये कन्वर्ट कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए दोनों के बीच में। तो प्यारे बच्चों, मेरा यहां पर यह कहना हुआ कि अगर हमारे सिस्टम में अल्फा, मान लो कि हम सुबह सुबह आए, एक शीशे वाले ग्लास में लिए अल्फा डी ग्लूकोज, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज हम ले लिए, ठीक है, रख लिए हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और वहां से पीपीएल पास करवाए तो देखिए वहां पर 112.2 डिग्री रोटेट किया पीपीएल के प्लेन को, ठीक है। जब शाम में आते हैं वही चेक करने के लिए, तो वहां पर क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज कुछ ना कुछ बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, तो वहां पर क्या होगा, जो बीटा वाला पोर्शन होगा भाई साहब, वो तो केवल 18.7 डिग्री ही रोटेट करेगा ना। मतलब यहां पर ये है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज पूरे था तो 112 डिग्री, और उसमें अब कुछ बीटा भी बन गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो बीटा का क्या नेचर है, वो 18.7 डिग्री ही केवल रोटेट करवा पाएगा। तो नेट रोटेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अब घट जाएगा। अगर प्योर अल्फा रहता तो मैक्सिमम 112.2 डिग्री ही रोटेट करवाता।
अब वहां बीटा भी आ गया है, तो जो बीटा वाला भाग होगा वो चाहेगा 18.7 डिग्री ही रोटेट करवाएंगे, तो नेट क्या होगा, एंगल कुछ ना कुछ घट जाएगा ना। तो यहां पर क्या होगा कि जब तक अल्फा और बीटा में इंटर कन्वर्जन होते रहता है तब तक डिग्री ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज होते रहता है। कभी 112 था प्योर के समय में, मान लीजिए 90% अल्फा 10% बीटा बन गया, तो वहां पर कुछ ना कुछ बदल जाएगा। कितना बदलेगा उसका भी बताते हैं ट्रिक कैसे हम लोग निकालते हैं। फिर वहां पर कुछ ना कुछ मान लीजिए और चेंजेस होते रहा है, हो रहा है। ऐसे ही करते करते जब वहां पर इक्विलिब्रियम टाइम में जब पहुंचता है तो लगभग 52.6 डिग्री, यानी कि जब इक्विलिब्रियम में अल्फा और बीटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है बीटा में इंटर कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। अब जब तक ये इंटर कन्वर्ट होते रहेगा, अल्फा ज्यादा बनेगा तो मैक्सिमम रोटेशन होगी, क्योंकि अल्फा तो 112 के लगभग रोटेट करता है। तो डिपेंड करता है दोनों के, अगर मिक्सचर की बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है उसके हिसाब से रोटेशन होगा। अल्फा बढ़ेगा तो एंगल का मान भी बढ़ेगा, और बीटा बढ़ेगा तो एंगल का मान घटेगा। क्या बीटा तो कहता है हम 18 डिग्री केवल रोटेट करवा पाएंगे। तो जो जो जब तक ये इंटर कन्वर्जन होते रहता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है, तब तक रोटेशन का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो बार बार फ्लक्चुएट करते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन पहुंचेगा, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है, इक्विलिब्रियम में अब ये अमाउंट फिक्स हो जाता है कि कितना अल्फा है कितना बीटा है, ये अमाउंट फिक्स हो जाता है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम में पहुंचता है तो अमाउंट फिक्स हो गया, अमाउंट फिक्स हो गया तो वहां एंगल का फ्लक्चुएशन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और वहां पर जो नेट इक्विलिब्रियम में अल्फा और बीटा की मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है पीपीएल का, वो 52.6 डिग्री के आसपास होता है, मतलब एक्यूरेट ही बता देते हैं 52.6 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या देखा आपने कि जब तक अल्फा और बीटा, प्योर अल्फा अगर रहे मेरे पास तो यहां पर पीपीएल में रोटेशन ये 112.2 डिग्री देगा। प्योर बीटा रहे हमारे पास तो पीपीएल में रोटेशन यहां पर 18.7 डिग्री देगा। और जब दोनों ही इंटर कन्वर्ट होते रहता है तो दोनों की मिक्सचर बार बार क्या करते रहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करते रहते हैं। तो अल्फा और बीटा का जब मिक्सचर में जो इंटर कन्वर्टेबल होता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस उसमें चलती रहती है जब तक, तब तक अल्फा और बीटा का एंगल जो होता है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो क्या होता है, बदलते रहता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं। कब तक बदलेगा भाई साहब, जब तक कि इक्विलिब्रियम में प्रोसेस ना पहुंच जाए तब तक यहां पर इंटर कन्वर्ट होते रहेगा। और यही जो यहां पर प्रोसेस है एंगल में चेंजिंग का, इसी प्रोसेस को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब सवाल यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिए, यहां पर कैसे कहिएगा, तो अल्फा डी ग्लूकोज यानी प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और प्योर बीटा डी ग्लूकोज के थ्रू जब पीपीएल को पास करते हैं तो उनके जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो बार बार चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है कितना अल्फा है कितना बीटा है। और ये चेंज कब तक करते रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए प्रोसेस। इक्विलिब्रियम में पहुंचा, जैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचा वैसे ही इसका अमाउंट फिक्स हो जाएगा, अमाउंट फिक्स हो जाएगा तो वहां एंगल ऑफ रोटेशन भी फिक्स हो जाएगा। और इसी बार बार एंगल में जो चेंजिंग होते रहता है यहाँ पर अल्फा और बीटा के इंटर कन्वर्जन होने कारण से जो एंगल ऑफ रोटेशन में बार बार चेंजिंग होते रहता है, इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि म्यूटा रोटेशन तो हम एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि बोर्ड्स में पूछ देगा अगर म्यूटा रोटेशन के बारे में, तो बोर्ड्स में आप कैसे लिखोगे। तो उसका डेफिनेशन की ओर भी चलते हैं। तो फिलहाल अगर आपने यहां तक एक रफ डायग्राम अगर आप पहले पढ़ चुके हैं या इसमें कुछ पॉइंट लगता है नोट करने वाला है, तो यहां पर आप जो है इसको नोट आउट करके लिख सकते हैं। वैसे हम स्लाइड्स जो है आगे हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पर इनके लैंग्वेज को भी दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप यहां तक लिख लीजिए अच्छे से। तो अगर म्यूटा रोटेशन की बात करें तो इसको ऐसे लिखना है आपको, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज and pure beta D glucose, pure beta D glucose
changes over the time, changes over the time to reach its equilibrium value, to reach its equilibrium value. This phenomenon is called, this phenomenon is called म्यूटारोटेशन, म्यूटारोटेशन मतलब क्या हुआ, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड प्योर बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एसआर ऑफ यानी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो ये होता है +112.2 डिग्री, ठीक है। वही स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो ये होता है 18.7 डिग्री। ये जो है ये बार बार चेंज होते रहता है, इनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कब तक ये चेंज होंगे, जब तक कि उसका मान इक्विलिब्रियम वैल्यू को प्राप्त ना कर ले, यानी कि चेंज होते होते इक्विलिब्रियम वैल्यू तक चेंज होते हैं, उसके बाद फिक्स हो जाते हैं। इसी फेनोमेनन को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, अगर हम बात करें यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन एट, यानी स्पेसिफिक रोटेशन एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां पर ये हो जाता है 52.6 डिग्री। अब जनरली देखिए यहां पर कि कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना हो किसी मिक्सचर का तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए सिस्टम है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी है और बीटा डी ग्लूकोज भी है। अब हमने क्या कहा आपको, हमने कहा है यहां पर कि यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो डिपेंड किस पर करता है, तो अमाउंट कितना है अल्फा का कितना बीटा है उस पर निर्भर करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर 80% अल्फा डी ग्लूकोज है और 20% यहां बीटा डी ग्लूकोज है, तो 80% ये चाहेगा कि 112 के एंगल पर डेविएट हो और 20% ये चाहेगा, चूंकि बीटा है 20%, तो 20% ये चाहेगा कि नहीं एंगल यहां पर 18.7 डिग्री ही यहां पर डेविएट हो। तो नेट स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो वहां क्या करना है आपको, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज कितना है हमारे पास, कितना रोटेट करवाता है, तो 112.2 डिग्री गुना कर देना उसके परसेंटेज से 80 से, प्लस बीटा डी ग्लूकोज प्योर कितना करना चाहता है, 18.7 डिग्री करना चाहता है, गुना करना उसके परसेंटेज से 20 से, बटा करना अंतिम में 100 से, तो ये यहां पर वैल्यू दे देगा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर का। यानी जिस मिक्सचर में आपको, यानी कि आपको अल्फा और बीटा के परसेंटेज दिए हुए हो कि कितना परसेंटेज अल्फा है कितना परसेंटेज बीटा है, तो बड़ी आसानी से आप लोग वहां पर अल्फा के केस में आप अल्फा का परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अल्फा के स्पेसिफिक रोटेशन से, प्लस कर देना है आपको बीटा के परसेंटेज से, बीटा का जो प्योर स्टेट में स्पेसिफिक रोटेशन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, अंतिम में डिवाइड कैसे करना है उसको 100 से, तो ये निकल जाएगा किसी भी मिक्सचर में कितने भी परसेंटेज में स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, ये आपको वैल्यूज मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो यहां तक तो आपने पढ़ लिया म्यूटा रोटेशन, यही होता है प्यारे बच्चों म्यूटा रोटेशन, आपको अच्छे से लिखना है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपको ये सीबीएसई के एग्जाम सब में पूछता है, ठीक है ना, कि क्या होता है म्यूटा रोटेशन। चलिए अब बात करते हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर का। तो फिर से यही बात है कि फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर समझने के लिए अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं देखा तो भाई क्या देखा, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से देखें आप लोग, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग देखें, फिर आए फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर पर, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम आपको पहले से ही एक बार फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बना के दिखला देते हैं और ये भी बतलाते हैं साइकिल के स्ट्रक्चर में वो कैसे कन्वर्ट होता है, फिर चलेंगे फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर पर। तो अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। उसके लिए आप लोग को 6 कार्बन का एक चेन दे देना है, यहां पर ये स्ट्रेट चेन दे दी 6 कार्बन का, 6 कार्बन का यहां पर चेन दे दिए। पहले वाले कार्बन पर यहां पर दे देते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन पर आपको OH राइट साइड में लिखना है और केवल तीसरे वाले पर क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में OH डालना है, बाकी के सब में राइट साइड में, ठीक है। राइट में डाल दिए, राइट में डाल दिए, यहां पर राइट में डाल दिए, बाकी की हाइड्रोजन भर दीजिए यहां पर H है, तो इसको कंबाइनली हम लोग CH2OH लिख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग CH2OH कर देते हैं, ठीक है। इधर H, यहां H, यहां H, ठीक है, ये कर दिए। तो यहां से ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, जिसके बाद यहां पर इस कार्बन में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसका पाई बॉन्ड ऑक्सीजन तरफ जाता है
और यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, माइनस चार्ज होता है इस पर। यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होता है कार्बन का, फिर ये हाइड्रोजन जो H+ के रूप में यहाँ से निकलता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर O- के साथ में जाकर जुड़ जाता है और यहाँ से स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर देखिए। तो ये हमारा, ये कार्बन रख देते हैं यहाँ पर, फिर हमारा यहाँ से जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कार्बन है, यहाँ तो CH2OH ही है। यहां से ये कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, सेकेंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन जो है यहां पर इसका जो बॉन्डिंग होता है, यहां से फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जो यहां बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, तो यहां पर बॉन्डिंग करवा देते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, करवा दिए। अब यहां पर इस कार्बन को, फर्स्ट कार्बन पर एक तो H है, दूसरी ओर O था, O में H जुड़ गया, OH हो गया। तो यहां पर करते क्या है, हम लोग H इधर, OH इधर कर देते हैं, बाद बाकी यहां पर सब कुछ सेम ही है, सेम है तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग भी। इधर OH लेफ्ट में है, यहां पर H है, फिर यहां OH है, यहां पर H है, यहां पर फिर H। ये बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको बताया गया था कि यहां पर ये चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो प्लेनर यहां शेप है। अब प्लेन है तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन प्लेन के आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से अटैक कर सकता है। हमने कहा था अगर आगे से अटैक करेगा तो OH राइट में जाके जुड़ेगा, और अगर वही पीछे से अटैक करता है तो OH लेफ्ट में जाके जुड़ता है। तो यानी कि यहां पर देखिए, जब OH राइट साइड में जुड़ता है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पर ये था प्लस डी ग्लूकोज, प्लस डी ग्लूकोज, प्लस इसके पीपीएल में रोटेशन के बतला रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, यानी कि पीपीएल को राइट में रोटेट करवाता है। डी बतला रहा है यहां पर कि इसके सेकेंड, डी एक नोमेनक्लेचर का हिस्सा बताया जा चुका था आपको, सेकेंड लास्ट के कार्बन से अगर OH ग्रुप राइट में हो तो इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, अगर लेफ्ट में ये OH होता तो इसको एल ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहां पर इस प्लस डी ग्लूकोज यानी डी ग्लूकोज यहां दो पोर्शन में बनेगा, एक बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, इसी में यहां पर OH को कर दीजिए लेफ्ट में, H कर दीजिए राइट में, तो वो बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन जो है उससे OH आप लेफ्ट में कर दीजिए, H राइट में कर दीजिए, तो वो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। और यही अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, इंटरकन्वर्टेबल होता है। तो ये तो पहले पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो बात करते हैं यहां पर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की बात करते हैं। आपको तो पता है कि फ्रुक्टोज जो होता है उसका भी फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 ही है। ये जो है आइसोमर होता है किसका, तो ग्लूकोज का आइसोमर होता है। ठीक है, ग्लूकोज का आइसोमर सही है। अब फ्रुक्टोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। आपको इतना मालूम ही होगा कि स्ट्रक्चर का पता जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन लगा के करवाया जाता है कि केमिकल रिएक्शन कैसा हो रहा है, कैसा केमिकल, जैसे कि ग्लूकोज में बताए थे पहले, वहां पर जो है ना ग्लूकोज में 6 कार्बन का चेन है, इसकी पता लगाई गई थी। जब उसको HI से रिड्यूस करवाया गया था तो नॉर्मल हेक्सेन बना था। इससे ये मालूम किया गया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो स्ट्रेट चेन होता है 6 कार्बन के साथ में। उसी प्रकार से यहाँ पर सारा रिएक्शन होगा, उतना ही यहाँ पर जाएंगे। फिलहाल ये देखिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे होता है फ्रुक्टोज का, उसके बारे में बताते हैं आपको हम। 6 कार्बन का आपको यहाँ पर चेन देना है, 6 कार्बन का, इसमें भी एक स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड कार्बन से ऊपर से जो सेकेंड कार्बन है इसमें यहां पर जो है फ्रुक्टोज की, हम फिर से एक बार बात बतला देते हैं एक चीज और, कि फ्रुक्टोज जो होता है ना वो एक कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज का अर्थ यहां पर ये हुआ कि इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सोज हो गया, ओज तो शुगर के लिए आता है, और कीटो मने हो गया इसमें कीटोन का ग्रुप है। तो कीटोन हेक्स मने हो, हेक्सोज मने हो गया 6 कार्बन का ये शुगर है, और कीटो बने हुए इसमें कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप कहां होता है, तो सेकेंड कार्बन से ऊपर जो सेकेंड कार्बन है ना उसमें कीटोन ग्रुप आपको डाल देना है। कीटोन ग्रुप क्या होता है भाई, तो कीटोन ग्रुप होता है यहां पर C डबल बॉन्ड O डाल दिए, ये हो गया कीटोन, हो गया कीटोन। अब कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर में यहां पर देखिए ये तो हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहां पर CH2OH हो जाएगा, तो सिंपल यहां पर CH2OH लिख दिए। अब देखिए यहां पर
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड में जो कहानी था कहानी कर दी यहां पर। थर्ड से सब कुछ जो है बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा यहां पर जो है ना प्लस डी ग्लूकोज जैसा आपने किया है उसी प्रकार से यहां पर प्लस डी फ्रुक्टोज भी उसी प्रकार से यहां पर होगा। अब यहां पर सेम टू सेम करना क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन से यहां शुरुआत करते हैं। थर्ड कार्बन OH लेफ्ट में है तो यहां भी OH लेफ्ट में कर देंगे, H राइट में कर देंगे। फिर यहाँ OH राइट में है तो यहां भी आपको राइट में कर देना है। फिर इसका भी OH राइट में है तो यहां भी कर देना है। और यहाँ पर CH2OH है तो यहां भी CH2OH कर देना है। तो यहां पर ये हो गया फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, यहां पर भी क्या हो गया, डी फ्रुक्टोज हो गया। अब ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट चेन हो गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बिल्कुल हूबहू वही बातें होंगी यहां पर। इसमें भी जो सेकेंड लास्ट का यहां पर कार्बन है, जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, वो फिफ्थ कार्बन जो यहां पर लोन पेयर है हमारे पास इस ऑक्सीजन को, वो लोन पेयर अटैक करेगा हमारा किसको, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा। तो कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड है वो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और जाने के साथ क्या होगा यहां पर, ये ऑक्सीजन O- बन जाएगा, ये H+ यहां से निकलेगा तो वो OH यहां जाएगा और ये कार्बन सेकेंड कार्बन इस फिफ्थ कार्बन से वाया ऑक्सीजन यहां पर बॉन्डेड होने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो है आप लोगों को पहले तो यहां तक नोट करना है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तक यहां पर नोट कर लीजिए आप लोग, फिर या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की बात करेंगे। तो हम लोग यहां तक बात करने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज को अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ओपन चेन स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कुछ ऐसा था। यहां पर यहां CH2OH है, थर्ड में OH लेफ्ट साइड में है, H राइट साइड में, इधर OH इधर है, इधर OH यहां पर है, यहां पर CH2OH है, यहां पर H है, यहां पर H है। ठीक है, यही था। यहां पर जो है ये ऑक्सीजन यहां पर लोन पे डोनेट करेगा, ये मुड़ जाएगा यहां पर, और ये जो H है वो H चल जाएगा यहां पर O के पास जाकर के O से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, इस कार्बन पर एक OH रह जाएगा और एक यहां पर CH2OH जुड़ा हुआ रह जाएगा। और प्यारे बच्चों यहां पर अगर आपसे हम पूछे कि साइकिल कितने एलिमेंट का बनेगा तो क्या बताओगे आप, तो बोलोगे यही बात कि सर जी हमारे साइकिल में यहां पर 4 कार्बन रहेगा, 1 2 3 4 और एक क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा ना, यानी यहां पर 5 एलिमेंट का एक साइकिल बनेगा जिसमें 4 कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। याद रखिएगा यहां पर फ्रुक्टोज में जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन का साइकिल, 6 एलिमेंट साइकिल बना हुआ है, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। उसी प्रकार से यहां पर फ्रुक्टोज में मात्र 5 एलिमेंट का साइकिल बनेगा जिसमें कि 4 कार्बन रहेगा और एक क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए गौर से क्या होने वाला है इसमें। यहां पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए यहां भी बनेगा, एक अल्फा बनेगा एक बीटा बनेगा। अल्फा बनने वाला यहां पर और एक बीटा बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए अल्फा और बीटा में कैसे हम लोग पहचान करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 बना दिए, एक कार्बन हमारे पास ऊपर में है, ये 4 से ही साइकिल बनने वाला है। यहां से ऑक्सीजन, यहां से हम लोग आगे कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि यही 4 कार्बन 1 2 3 4 5 और छठे पर जो यहां CH2OH है, साइकिल हमारा यहां पर 2 से 5 के बीच में बनने वाला है, यहीं से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इस कार्बन से यहां जो ये पहला कार्बन, यहां दूसरा कार्बन जो है, इस कार्बन से एक OH रहेगा और एक CH2OH रहेगा। तो एक केस में क्या होगा, OH में भी लेफ्ट में, CH2OH राइट में रह सकता है। और एक केस में क्या होगा, OH राइट में और CH2OH लेफ्ट में जुड़ सकता है। मतलब इस कार्बन से 2 भाग होंगे, एक होगा CH2OH जुड़ा हुआ और एक होगा OH। ठीक है, तो यहां पर देखिए गौर से करते क्या है, यहां दूसरे नंबर कार्बन से एक बार OH राइट में डाल देते हैं और CH2OH जो है यहां पर ये हो गया CH2OH लेफ्ट में कर देते हैं। और यहां पर इसी से यहां पर ऑक्सीजन के थ्रू यहां बॉन्डिंग करवाते हैं यहां पर। ठीक है, इस कार्बन पर यहां पर H है, बाद की सेम चीज डाल देना है, यहां पर H, ये OH, यहां पर ये OH और यहां पर H। ठीक है, इतना हो गया। यही हमारा बन गया अल्फा वाला भाग, क्योंकि OH के OH कहां पर है, राइट में। तो OH अगर पहले एनोमेरिक कार्बन से OH अगर राइट साइड में हो,
साइकिल के अंदर हो तो ये अल्फा फ्रुक्टोज कहलाएगा, अल्फा डी फ्रुक्टोज कहलाएगा। ये हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। अब यहां बीटा डी फ्रुक्टोज की बात करें, क्या होगा? तो सेम अगर यहां पर ये जो हमारा लोन पेयर है अगर वो पीछे से अटैक करेगा तो उसमें क्या होगा? OH जुड़ जाएगा लेफ्ट में और CH2OH कहां चल जाएगा? राइट में, साइकिल के अंदर में। तो यहां पर अब की बार जो बनेगा स्ट्रक्चर वो बनेगा, यहां पर देखिए गौर से 1 2 3 4, यहां पर तो CH2OH है, ठीक है। यहां पर दूसरे कार्बन से पांचवें कार्बन पर O से लिंकेज कर दिए। इस बार OH चला गया यहां पर लेफ्ट में, एरोमेटिक कार्बन का OH यहां पर लेफ्ट में रख दिए और CH2OH कहां रख देंगे? यहां पर CH2OH राइट में रख दिए। बातों की सब कुछ सेम है, OH यहां पर है, H यहां पर है, OH यहां पर है, H यहां पर है, ठीक है। इतना कम कर दिए, ये क्या बन गया? बीटा डी फ्रुक्टोज। और सेम टू सेम कंडीशन यहां भी है कि ये भी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये भी यहां पर इंटर कन्वर्टेबल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आप यहां पर अगर अल्फा डी फ्रुक्टोज रखे हुए हैं बर्तन में तो वो कुछ देर के बाद उसमें बीटा, वो अपने आप बीटा भी पैदा कर देगा, मतलब बीटा में भी कन्वर्ट होगा और तब तक कन्वर्ट होते रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अब इससे क्या होगा? इससे वही सब कहानी होगी, एंगल ऑफ रोटेशन बदलते रहेगा, म्यूटा रोटेशन इसमें भी होगा, सब कुछ यहां पर वही चीज होने वाला है। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज हो गया जो आपको यहां पर समझाया गया। कैसे काम किए हैं? यहां पर सेकेंड जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसी को एरोमेटिक कार्बन बोलते हैं, उससे हम यहां पर लास्ट व सेकेंड लास्ट जो यहां पर हमारा कार्बन है उसके ऑक्सीजन से लोन पे डोनेट करवा दिए। अब एक भाग OH रहेगा और इस कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरे भाग में कौन है? CH2OH है। तो आप चाहोगे तो इसको CH2OH को राइट में, OH लेफ्ट में, या फिर CH2OH लेफ्ट में और OH को राइट में डाल करके अल्फा और बीटा दो फॉर्म्स प्राप्त कर सकते हो। अगर OH राइट साइड में रहे तो अल्फा डी फ्रुक्टोज और OH अगर लेफ्ट साइड में रहे तो क्या हो जाएगा? वो बीटा डी फ्रुक्टोज यहां पर हो जाएगा। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया फ्रुक्टोज का। अब इसी की बात करें, हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग तो बड़ा ही आसान है। बताइए यहां पर ग्लूकोज में 6 एलिमेंट का साइकिल था, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिए थे हम लोग। और यहां पर फ्रुक्टोज में 5 एलिमेंट का साइकिल है, देखिए गौर से 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, 5 से ही साइकिल बना हुआ है। तो क्या होगा? पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा। तो पेंटागोनल बनाएंगे, यहां पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर होता है, यहां पर देखिए गौर से पेंटागोनल यहां पर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और एक प्यारे बच्चों ऑक्सीजन होता है। 4 कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इसको कहा गया है यहां पर फुरान, ये स्ट्रक्चर फुरान होता है। जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज में यहां पर ये जो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए थे एक बेसिक स्ट्रक्चर, इसको पैरान कहा गया था, उसी प्रकार से फ्रुक्टोज में यहां पर क्या है? फुरान कहलाता है। तो यानी कि हावर्थ स्ट्रक्चर में जो है फुरान पर ही फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर को डिनोट किया गया है, समझाया गया है। इसमें गौर से आपको पता है यहां पर हर कार्बन के यहां 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करवा देते हैं, यहां पर डाल दिए 4 बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा फुरान का स्ट्रक्चर है। अभी सब जगह हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है हमारे पास। अब देखिए यहां पर हमारे पास ग्लूकोज के फ्रुक्टोज के 2 फॉर्म है, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। अब अगर फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को फुरान पर रिप्रेजेंट करें तो उसे हम लोग नाम देंगे एक नया सा, फ्रुक्टोफुरानोज। जिस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब पैरान पर रिप्रेजेंट किया गया था तो उसको ग्लूकोपैरानोज बोलते थे, उसी प्रकार से फ्रुक्टोफुरानोज यहां पर नाम देंगे। अब कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, अल्फा और बीटा। और क्या ट्रिक दिया गया था पिछले वीडियो में कि जो यहां राइट साइड में है उसको नीचे डालना है, जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर डालना है। देखिए गौर से यहां पर हमारे पास जो यहां पर ये कार्बन सेकेंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन तो खैर साइकिल से बाहर ही है, तो सेकेंड कार्बन जो है ये सेकेंड, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया 6th कार्बन। तो यहां पर भी हम लोग करेंगे क्या? फर्स्ट कार्बन तो इसमें कहीं डालेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट इधर कहीं होगा, सेकेंड इसको मान लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th ऊपर या नीचे जहां भी डालना होगा डाल देंगे। यानी कि आपको तो बताया है जनरली कि जो 6th कार्बन होता है ये हैवी ग्रुप होता है और हैवियर ग्रुप हमेशा ऊपर रखते हैं, मैंने CH2OH ऊपर में रखेंगे यहां पर। अब जरा से देखिए गौर से अच्छे से, हम बना रहे हैं पहले अल्फा डी
फ्रुक्टोफुरानोज बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे यहां पर? तो पहले तो फुरान का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, यहां पर कर दिए ड्रॉ। फिर यहां पर हम लोग डाल दिए छोटे छोटे लाठियां, मतलब बॉन्ड डाल दिए। अब यहां पर देखिए सेकेंड नंबर का कार्बन, तो यहां पर इसको मानेंगे। अब फर्स्ट कार्बन कहां है? तो CH2OH में छुपा हुआ है। अब अल्फा में बात करेंगे तो CH2OH कहां है? लेफ्ट में है। और OH कहां? राइट में। तो राइट को नीचे, लेफ्ट को ऊपर। राइट में है OH, OH नीचे, CH2OH ऊपर। ये हो गया पहला कार्बन। देखिए आ गया ना जगह पर ना। फिर सेकेंड यहां पर देखिए थर्ड कार्बन में, थर्ड कार्बन यहां पर है, OH यहां पर है लेफ्ट में तो ऊपर, H यहां पर नीचे। यहां पर जो है फोर्थ में OH राइट में है तो OH नीचे, H ऊपर। फिफ्थ में तो यहां पर H नीचे जाएगा और CH2OH कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, क्योंकि जो हैवियर होते हैं उसको आपको ऊपर में रखना है, इसको हमेशा आपको ऊपर में रखना है, ठीक है ना। ये पहले भी आप पढ़ चुके थे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगर हम बनाना चाहें वही हम लोग बीटा, अगर हम लोग यहां बनाना चाहें बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज अगर बनाना चाहें हम लोग तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर बीटा वाला भाग में चलते हैं। CH2OH राइट में है तो नीचे डाल दो यहां पर CH2OH, H ऊपर में, सॉरी OH ऊपर में, OH कहां पर? ऊपर में। फिर यहां पर H राइट में है तो H नीचे, OH ऊपर। फिर यहां पर देखिए गौर से OH राइट में है तो OH नीचे, H ऊपर डाल दिए, ठीक है। फिर यहां पर लास्ट में क्या है? H। यहां पर देखिए गौर से लास्ट में यहां पर H इधर है ना, तो H कहीं भी है तो ये CH2OH तो ऊपर नहीं रखेंगे हम लोग, CH2OH ऊपर रख दिए और H कहां रख दिए? यहां पर नीचे रख दिए, ठीक है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब सवाल यहां पर ये है प्यारे बच्चों कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? तो वहां पर तो स्टेबिलिटी पढ़ाए थे। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग? तो स्टेरिक हिंड्रेंस को देख करके। गौर से देखिए यहां पर, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है कि दोनों OH ग्रुप कहां पर है? ऊपर में है। फिर यहां नीचे है, फिर यहां पर नीचे है, तो खैर यहां दोनों OH ग्रुप कहां है? ऊपर में है, बीटा में। अल्फा की बात करेंगे तो एक OH नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, फिर ये ऊपर है। तो इस प्रकार से यहां पर अच्छे से अगर हम लोग देखें तो मालूम ये पड़ता है कि दो OH यहां पर सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, रिपल्सन दोनों ग्रुप में ज्यादा होगा। यहां पर ऑब्वियसली ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये हमारा लेस स्टेबल होगा। और यहां पर ये अल्फा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो अल्फा डी फ्रुक्टोफुरानोज इज मोर स्टेबल देन बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज। ऐसा भी आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बता जाना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। और ऐसे ही आप लोग वीडियोस देखने के लिए आप जो है एकदम टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो मिलते रहता है उसका एकदम एंजॉय भरपूर करना है। किताब लेके बैठना है, पढ़ने के लिए किताब लेके पढ़ना है, नोट्स भी साथ साथ करना है आप लोगों को। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डाइसैकराइड में जाएंगे। डाइसैकराइड में हम लोग सुक्रोज के स्ट्रक्चर वगैरह को देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए हैं अच्छे से, इसको अच्छे से सीख लिए हैं। आप लोग का आज 6th लेक्चर कंप्लीट हुआ बायोमोलिक्यूल्स का। 7th लेक्चर की कल सेम टाइम में आप लोग प्रतीक्षा करें, आपको मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।